हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से नाविक को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पर सरकार ने भी ये कहा है कि आने वाले साल में हमें स्मार्टफोन्स के अंतर्गत जो भारत में उपयोग किए जा रहे हैं उनमें नाविक की सुविधा को शुरू करना है। इसके अलावा इसरो ने भी नाविक की सुविधा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो नाविक की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें ऐड की जानी है, किस तरह से इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है जीपीएस के भारतीय संस्करण नाविक में क्या बदलाव करने जा रहा है इसरो। तो इसरो भी इसमें कुछ अलग तरह के बदलाव करने के लिए तैयार है और साथ ही जीपीएस की तरह ये काम करता है। एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इसको तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सरकार इसके प्रयोग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तैयार है। खबर आई है, व्हाट इसरो इज डूइंग टू बूस्ट द यूज ऑफ नाविक, इंडियाज वर्जन ऑफ जीपीएस। तो इसरो अब क्या तकनीकी रूप से करने जा रहा है, सरकार के क्या उद्देश्य है इसको लेकर के, किस किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चर्चा क्यों की गई है इसको थोड़ा देखेंगे। इसमें एक शब्द का जिक्र आया है L1 फ्रीक्वेंसी। तो L1 फ्रीक्वेंसी का किस तरह से उपयोग हो सकता है, क्या यह तकनीक है, इसको समझेंगे। नाविक क्या है इस पर भी बात करना जरूरी है बेसिक तौर पर, क्या इसके उपयोग है, क्या लाभ है, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल प्रीलिम्स में जो बनाया जा सकता है, एक सवाल मेंस में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। यह विषय जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, खास तौर से अंतरिक्ष तकनीक, अंतरिक्ष में किस तरह से हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंतरिक्ष का किस किस तरह से हम उपयोग कर पाएंगे, संचार प्रणाली में कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के कई सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और खास तौर से भारतीयों की उपलब्धियां तो इस दिशा में पूछा जाना हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। नाविक की बात कर रहे हैं। नाविक का मतलब हुआ NAV यानी नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसको ही पहले क्या कहते थे, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और अब उसको ही नाविक कहते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसरो इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें कुछ अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज ऐड करने जा रहा है, कुछ अन्य सैटेलाइट्स को इसमें जोड़ करके। तो इसरो सभी भविष्य के उपग्रहों में जो इसके बाद भेजे जाने हैं इस नाविक के अंतर्गत, उसमें L1 फ्रीक्वेंसी को पेश करेगा, उनको L1 फ्रीक्वेंसी के तहत वहां पर भेजेगा। और यह जानकारी कहां से मिली है, केंद्रीय राज्य मंत्री अंतरिक्ष विभाग जितेंद्र सिंह जी ने संसद में यह जानकारी बताई थी, जिसके बाद यह खबर चर्चा में आई हुई है। तो शुरुआत करें पहले नाविक से, नाविक क्या है, और फिर उस फ्रीक्वेंसी पर आएंगे कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाना है। तो नाविक क्या है, नाविक एक तरह का क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी कि सैटेलाइट सिस्टम है, जो भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक वैसा ही होगा जैसे हम आज के समय में अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके जीपीएस की व्यवस्था को यूज करते हैं। जीपीएस में क्या होता है, अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम नेविगेशन ऑन करके उस रास्ते को देख पाते हैं कि कहां से हम जा सकते हैं, उस रास्ते को देख भी पाते हैं। इसके अलावा हम उस रास्ते में अपनी मंजिल तक या अपने गंतव्य तक पहुंचते समय अपनी पोजीशन को भी देख पाते हैं कि हम उस रास्ते में किस ओर बढ़ रहे हैं और कहां तक पहुंचे हैं। वहां पर कैलकुलेशन ये भी आ जाती है कि कितनी दूर का रास्ता बाकी है। ये सभी प्रक्रिया इसके अंतर्गत उपयोग करते हैं। तो एक ऐसी ही व्यवस्था जो भारत के अंतर्गत निर्मित की गई है उसको हम नाविक कह रहे हैं, क्योंकि जो जीपीएस है ग्लोब पोजिशनिंग सिस्टम, वो भारत का ना होकर के अमेरिका का है और उसकी सेवा हम अभी के लिए लेते हैं। तो जो नाविक होगा वो पोजीशन, हम कहां पर खड़े हैं देश के अंतर्गत, नेविगेशन और अन्य तरह की सुविधाओं को देगा। ठीक, अभी वर्तमान में संचालन में है, लेकिन बहुत सारी रोजमर्रा की या हमारी दैनिक जीवन की उपयोग में अभी हम इसको नहीं देख पाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया भी आने वाले समय में शुरू हो चुकी है। अब इसमें अभी के लिए 7 उपग्रहों का एक समूह मौजूद है जो संचालित है, वर्तमान में चालू है। ठीक, तो 2006 में $174 मिलियन की लागत से इस प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और लगभग 2018 के आसपास फिर हमने इसको फाइनली शुरू होते हुए देखा। ठीक, 24/7 संचालित इसमें ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाए गए हैं, जिससे इसकी सुविधा हमेशा के लिए मिलती रहे। इसमें 3 सैटेलाइट ऐसे हैं जो भूस्थितिक यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। ठीक, और 4 सैटेलाइट ऐसे हैं जो भूतुल्यकालिक या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद हैं। क्या होता है ये, पहले भी हमने कई बार इस पर चर्चा की है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भूस्थितिक कक्षा आसान शब्दों में समझ लीजिए, ये एक ऐसी कक्षा है जहां पर
अगर कोई सैटेलाइट स्थापित कर दिया जाए तो अगर आप पृथ्वी से खड़े होकर के उसको देखते हैं तो वो आपको एक ही पोजीशन पर दिखाई देता है, नहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपको इधर उधर भटक रहा है, वो एक ही जगह पर घूम रहा होगा। क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया गया जो भी सैटेलाइट होगा वो पृथ्वी के समान ही गति से घूमता रहेगा। यानी मान लीजिए अगर 24 घंटे का समय पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगता है, वैसे इससे थोड़ा सा कम लगता है, तो फिर ये भी उतना ही समय लगाएगा इसे एक चक्कर पूरा करने में। तो ऐसा देखने में लगेगा कि अपनी ही जगह पर रुका हुआ है। जबकि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसका जो एंगल है इससे थोड़ा सा अलग है, झुका हुआ है एक तरफ को। ठीक है, चलिए अब इसकी पोजीशन देख ले, कहां कहां पर कौन कौन से सैटेलाइट इसमें स्थापित किए गए हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का क्षेत्र है जहां पर भारत की भूमि आपको इस तरह से दिख जाएगी। अब इसके ऊपर लगाए गए हैं सैटेलाइट, तो 3 सैटेलाइट जो कि जियो स्टेशनरी में ऑर्बिट में लगे हुए हैं वो ऐसे लगे हैं, ठीक, और 4 सैटेलाइट हैं जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगे हुए हैं, तो वो उनकी पोजीशन यहाँ पर है, एक ये, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसके अलावा ये इनकी जो पोजीशन है वो भी अपनी जगह पर बदलती रहती है और 8 के आकार में वो अपनी जगह को बदलते हैं ताकि जो पोजीशन है उसकी एक्यूरेसी या फिर वो उतनी ज्यादा सटीकता से मापन कर सके। ठीक, ये कुछ इसके बारे में बेसिक बात है जो आपको तकनीकी रूप से जाननी चाहिए। एक्यूरेसी कितनी है, 20 मीटर बताई गई है। ठीक, और समय कितना लगता है इसमें, लगभग 50 नैनोसेकंड से भी कम का। ये कुछ बेसिक जानकारी है। अब नाविक 2 तरह की सेवाएं देता है, पहली नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए, दूसरी रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए। तो नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सी, SPS कहते हैं इसे, यानी स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस की कहां पर आप खड़े हैं वही लोकेशन वाली सेवाएं। ठीक, दूसरी जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं, प्रतिबंधित सेवाएं हैं, ये किसके लिए हम कह सकते हैं, ये हमारी सेना या फिर कुछ अन्य तरह की जो हमारी पूरी बाउंड्री है देश की उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके अलावा इसके और भी तरह के उपयोग हो सकते हैं जो कि सरकारी एजेंसियां या फिर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए ही ये सर्विसेज मौजूद हैं। ठीक, अब ये जो 2 सेवाएं हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आएगा, उसको आपको समझना है, केवल इसका नाम ही समझ लीजिए, इतना पर्याप्त है। दोनों सेवाएं L5 और S बैंड के अंतर्गत दी जाती हैं नाविक के पूरे सिस्टम के अंतर्गत अभी जो भी सैटेलाइट मौजूद हैं। L5 की जो फ्रीक्वेंसी है 1176.45 मेगाहर्ट्ज, एस बैंड की फ्रीक्वेंसी है 2498.028 मेगाहर्ट्ज। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना, बस इतना समझ लीजिए कि L5 और S बैंड में ये सर्विसेज देता है। इसका जो कवरेज क्षेत्र है, कितना कवर करता है, तो भारत और भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर तक का जो भी क्षेत्र होगा इसकी रेंज में आएगा, जो कि हमारे पास ज्ञात है। नाविक के संकेत हमने चर्चा कर ही ली कि 20 मीटर से कम की जो स्थिति होगी उसको देख लेगा और 50 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता का अनुमान है। अब हमने बात की थी इसमें L1 फ्रीक्वेंसी के जोड़े जाने की, जो कि शुरुआत में हमें पता चला। तो इसरो अब क्या करेगा, आने वाले समय में इस सिस्टम का और विस्तार करने वाला है, इसमें और सैटेलाइट सब जोड़ेगा। तो इसमें जो अगली सैटेलाइट भेजी जाएगी NVS-01 सैटेलाइट, ये L1 बैंड का इस्तेमाल करेगी। L1 बैंड में जो फ्रीक्वेंसी आती है 1575 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसीज पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, फ्रीक्वेंसी एक आवृत्ति है किसी भी तरंग के चलने की। मान लीजिए वो उसके बीच में इतना गैप आपको दिखता है, एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है, इस तरह से चल रही है, तो ये आप कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए। अब ये ज्यादा लंबी दूरी तय करेगी, वो कम। इसके बाद अब जो L1 बैंड है इसका उपयोग वर्तमान में कौन कर रहा है, जो जीपीएस सर्विस आप ले रहे हैं उसका उपयोग जीपीएस सिग्नल्स के अंतर्गत L1 बैंड में किया जा रहा है। ठीक, और जीपीएस में वर्तमान में L1 प्लस L2 बैंड का उपयोग है और आने वाले समय में ये इसमें L5 जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो नाविक मौजूद है उसमें L5 पहले से है, हम उसमें L1 जोड़ना चाह रहे हैं ताकि सिस्टम और बेहतर हो सके। तो इसका उपयोग कहां किया जाएगा, ऐसे डिवाइसेस जो कम परिष्कृत है, मान लीजिए कोई स्मार्ट वॉच है वो बहुत बेहतर तरीके से सिग्नल्स को नहीं पकड़ सकती, तो वहां पर अगर L1 बैंड का इस्तेमाल होगा तो भी जो सिस्टम है हमारा इन सिग्नल्स को पकड़ पाने में सक्षम होगा और हम उपयोग कर पाएंगे। अभी के लिए जो भी स्मार्ट वॉच या फिर फोन के अंतर्गत हम
उपयोग करते हैं अपनी पोजीशन के लिए वो जीपीएस है, और जीपीएस में चूंकि इस बैंड का उपयोग है इसलिए हम बहुत आसानी से सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं। इसलिए जब इसका उपयोग नाविक में शुरू हो जाएगा तो हमारे लिए और ज्यादा आसान होगा, जो भी डिवाइसेस मौजूद हैं उसमें इसका उपयोग हम कर पाएंगे। तो नागरिक उपयोग के जो भी उपकरण हैं उनमें नाविक का उपयोग बढ़ जाएगा, यही इसरो का और सरकार का मकसद है। वर्तमान में उपयोग कहाँ किया जा रहा है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला, जो भी सार्वजनिक वाहन है उनको ट्रैक करने में, उनकी सुरक्षा के लिए कि कहीं चोरी ना हो जाए या फिर कहाँ पर लेकर के गए हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में जो मछुआरे जाते हैं उनको इमरजेंसी चेतावनी अलर्ट देने के लिए, प्राकृतिक आपदाएं अगर आती है तो उनकी स्थिति में जो डेटा है उसको ट्रैक करने के लिए, इसके अलावा जो पावर ग्रिड है उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली भी इससे जुड़ी हुई है। आज के समय आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन की पोजीशन कहां पर है, इसको आप लोकेट कर पाते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार का उद्देश्य है कि मोबाइल फोन्स के अंतर्गत नाविक की सुविधा को शुरू कर दिया जाए। इसलिए सरकार ने कहा है कुछ दिनों पहले, जो भी मोबाइल एजेंसीज हैं या मोबाइल कंपनियां हैं, कि वो अगले साल से यानी जनवरी 2023 से मोबाइल फोन में नाविक की सुविधा को शुरू कर दे। अब ये एक अलग सवाल हो सकता है कि इतने कम समय में वो कैसे इस सुविधा को शुरू कर पाते हैं, या फिर हो सकता है अगर उनके फोन में पहले से ये किसी तरह का हार्डवेयर वहां पर मौजूद हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट दे करके हो सकता है, अगर हार्डवेयर नहीं है तो लगाना पड़ सकता है। ठीक, इसके अलावा मानव रहित जो हवाई वाहन है उसमें इसका उपयोग शुरू हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो आपको जानना चाहिए। अब इसका लाभ क्या है, अगर हम जीपीएस का उपयोग कर रहे थे तो अपने लिए एक और सिस्टम बना करके क्या जरूरत थी इसको बनाने की। पहला, स्वदेशी है, भारतीयों ने बनाया है, भारत के लिए बनाया है अभी के लिए। आने वाले समय में हो सकता है कि हम कुछ अन्य देशों को, जैसे अमेरिका करता है, बाकी देशों को भी सिग्नल्स और सुविधाएं देता है। तो अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक सटीक माना गया है, चूंकि इसका निर्माण हमने ही किया है, हमारे ही क्षेत्र के ऊपर जो सैटेलाइट्स है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अधिक सटीक हो सकता है। दूसरा, आपात स्थिति में ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। किस तरह से, मान लीजिए कभी युद्ध की कोई भी स्थितियां छिड़ जाएं, जैसे हमने रूस और यूक्रेन के बीच में देखा, अगर भारत पाकिस्तान या भारत चीन किसी भी स्तर पर युद्ध छिड़ जाता है, और ऐसे समय में अभी के लिए हमारे पास जो सुविधाएं हैं कौन देता है, जीपीएस देता है। जीपीएस किसका है, यूएसए का है। कल को अगर भारत के संबंध अमेरिका के साथ खराब हो जाते हैं तो अमेरिका ऐसा हो सकता है कि जीपीएस या फिर कोई और देश जिसकी सुविधा हम ले रहे हो वो अपनी सुविधा देना बंद कर दे, या कुछ खास क्षेत्रों में सुविधा देना बंद कर दे। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। ठीक, तो ये हो गया। एक पॉइंट ये आ जाएगा कि जीपीएस की तुलना में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संकेतों की बेहतर उपलब्धता। मान लीजिए घने जंगल वाला क्षेत्र है तो जो जीपीएस सिग्नल है अक्सर वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, वहां पर जो नाविक के सिग्नल्स है कहीं ज्यादा एक्यूरेट और बेहतर हो सकते हैं, इसलिए हमारे लिए और ज्यादा उपयोगी होगा। इसके अलावा सुरक्षा जो एजेंसीज हैं वो अपने स्तर पर इनका उपयोग कर पाएंगी। तो कई सारे लाभ हैं जो हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, चाहे वो नागरिक सेवा हो या फिर किसी तरह की सुरक्षा सेवा। निष्कर्ष, चूंकि हम इसको अपडेट करते ही जा रहे हैं तो अभी के लिए इसरो का एक प्लान ये है कि जापान और फ्रांस में इसके लिए ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर दिए जाएं। कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए फ्रांस यहाँ पर है और जापान यहाँ पर है, तो ग्राउंड स्टेशन स्थापित करके एक जो पूरा सिस्टम और नेटवर्क बनेगा वो एक त्रिकोणीय बनेगा, जिससे हमारे पास जो सिग्नल्स की उपलब्धता है वो और बेहतर हो सकेगी और जो हमारा सिस्टम है और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी बन सकता है कि वर्तमान में जो भी अन्य देश हैं किसके पास कौन सा प्रमुख इस तरह का सिस्टम मौजूद है। तो आपको जीपीएस के बारे में पता ही है, जीपीएस किसका है, यूएसए का। ठीक, इसके अलावा एक शब्द आएगा यहां पर गैलीलियो। ठीक, गैलीलियो किसका है, यूरोपियन यूनियन का। यहां पर आएगा ग्लोनास, ग्लोनास किसका है, रशिया का। एक आएगा QZSS, ये किसका है, जापान का। ठीक, आपको जीपीएस के बारे में पता ही है। एक आएगा बैदू या बैदू बोलते हैं इसको, ये है चीन का, और भारत ने भी विकसित किया है कौन सा, नाविक। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इस सेशन को यहां विराम देते हैं। अब बढ़े प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, प्रश्न में कथन दिए हुए हैं, वर्तमान में नाविक में L1 और L2 बैंड का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, ग्लोनास यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तीसरा,
बेइदू चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपरोक्त तो सभी। चलिए एक प्रश्न मेंस का भी ले लीजिए। नाविक क्या है? आगे, भारत सरकार द्वारा मोबाइल फोन में नाविक की शुरुआत करना हमारी नौवहन प्रणाली में कितना बदलाव ला सकता है? चर्चा कीजिए। तो 150 शब्दों में आप इसको भी फ्रेम करने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो आज के सेशन में उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। नाविक को लेकर के प्रश्न बनाए जाते रहे हैं। आने वाले समय में जैसे उपयोग इसका बढ़ेगा, इस पर भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी तैयारी ठीक से कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।